नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं टिकोट एग्जाम के आर्टिकल प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर चर्चा करेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा ये जो है हमारा ये आर्टिकल है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं जो है आपको आकर्षित करते हैं यार कि इसके बारे में हमको जानकारी जरूर होनी चाहिए। और इसके बारे में प्रश्न यह भी उठता है कि भाई इसके बारे में प्रश्न भी आ सकता है एग्जाम में। तो अगर आपको जनरल नॉलेज अगर आपको लेनी है तो उसके लिए भी आप जो इस आर्टिकल को देख सकते हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो या तो आपके लिए वीडियो है ही है। तो टॉपिक हमारा बेसिकली क्या है? टॉपिक हमारा कि द्वारिका जो नगरी है, आप लोग जानते होंगे बखूबी द्वारिका नगरी के बारे में। तो द्वारिका नगरी की जो खोज है, ठीक है, उसकी खोज जो है अब शुरू हो गई है। हालांकि इसके पहले भी जो है कई बार द्वारिका नगरी की खोज की गई थी। आप कहेंगे सर ये द्वारिका जो नगरी है ये क्या है? अगर हालांकि बहुत सारे लोग मोस्टली लोग जानते होंगे द्वारिका नगरी के बारे में। भगवान श्री कृष्ण को अगर आप जानते होंगे तो द्वारिका नगरी को बखूबी जानते होंगे। आजकल तो टीवी से लेकर के और अलग अलग जो है स्थानों पर भागवत कथाएं होती रहती हैं, तो द्वारिका नगरी के बारे में बखूबी आप लोग जानते होंगे। आप लोग को जानते होंगे भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका नगरी को गुजरात में बसाया हुआ था। कहते हैं कि जब मथुरा से जब जरासंध का जब जो है बढ़ा प्रकोप जो है एक तरीके से, तो वो फिर द्वारिका गए थे और मतलब गुजरात गए थे, वहां पर उन्होंने द्वारिका नगरी की स्थापना की थी। ठीक है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज आर्टिकल हमारा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आर्टिकल है, मजा आएगा आपको देखने में। और लेकिन आप लोग प्रॉपर तरीके से सुनिएगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग उस पर भी चर्चा भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर हमारा अच्छा लगेगा तो आप लोग एक छोटा सा लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली बात, हम थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो ये आपका जो टॉपिक है, खासकर ये आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर मुख्य परीक्षा में पीसीएस में यूपीएससी में जो आर्ट एंड कल्चर का जो पेपर आपका आता है, आर्ट एंड कल्चर से ये जो है आपका कोरिलेट करता है। आर्ट एंड कल्चर यानी कि जो कला एवं संस्कृति का जो आपका चैप्टर है, ठीक है, वहां से क्या करेगा, कोरिलेट करेगा। बाकी प्री में तो आपका ये आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में आता ही आता है, वहां पर भी ये टॉपिक क्या रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम टॉपिक से अलग कुछ नहीं करते हैं, टॉपिक जो आपके होते हैं, जो आपका सिलेबस का पॉइंट है, तो हम लोग उसी पर चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग एक बार चर्चा जरा कर लेते हैं कि क्या कुछ है द्वारिका नगरी के बारे में। तो आप जानते होंगे कि सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने ही द्वारिका नगरी की स्थापना की थी, द्वारिका, ठीक है। और द्वारिका के बारे में आप यह भी जानते होंगे कि ये जो हमारे चार जो मठ हैं या चार जो हमारे धाम हैं, इन्हीं चारों धामों में से एक है कौन? आपका द्वारिका है। आप यह भी जानते होंगे कि जो अभी हमारे चार धाम जो स्थापना जिसकी की गई थी, उन चारों धामों की स्थापना किन्होंने की थी? आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। चार अलग अलग स्थान है, अभी हम आगे चर्चा करेंगे ये चार कौन से स्थान है जहां पर, जिसको हम लोग चार धाम कहते हैं। बड़े बुजुर्ग हमारे जो है चारों धाम की यात्रा करते हैं, कहा जाता है कि इन चारों धामों की यात्रा करने पर आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में जो है कहा गया है। उन्हीं में द्वारिका है, नगरी है। लेकिन द्वारिका चर्चाओं में इसलिए अक्सर रहती है क्योंकि द्वारिका जो नगरी है वो समुद्र में दरअसल क्या हुई है, डूब गई है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद, महाभारत युद्ध के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, कौरव और पांडव का महायुद्ध हुआ था। जब भाई भाई आपस में लड़ जाएं तो महाभारत होना सुनिश्चित है और ये आदिकाल से चला आ रहा है। तो महाभारत युद्ध अपने आप में बहुत विशालतम युद्ध कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में से महाभारत युद्ध एक माना जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के 36 साल बाद जो है ये जो हमारी नगरी थी द्वारिका नगरी, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, वो क्या हुई, डूब गई। हालांकि कैसे डूबी नगरी, इसके बारे में कई सारे किंवदंती हैं, कई सारे इसके बारे में लोग अलग अलग बातें कहते हैं। लेकिन दो जो इसमें फैक्ट हैं, जो दो बातें हैं जो फेमस है, कही जाती हैं कि इन्हीं दो बातों में से कोई एक बात ऐसी है जिसकी वजह से जो है जो द्वारिका नगरी है वो समुद्र में समा गई थी, पूरी की पूरी नगरी जो है डूब गई थी। इसमें एक जो कथा आती है, एक जो बात आती है, वो कथा कौन सी आती है? वो कथा आती है गांधारी की, कि गांधारी का श्राप एक तो ये है और दूसरा ऋषियों का श्राप। दो इसमें बातें सामने आती हैं। गांधारी को आप बखूबी जानते होंगे, ठीक है, हस्तिनापुर की जो है गांधार देश की राजकुमारी थी और ये जो है धृतराष्ट्र की पत्नी थी। और ये जो है आजीवन जो है उन्होंने अपने आंख पर पट्टी बांध रखा था। क्यों बांध रखा था? क्योंकि आप जानते हो कि धृतराष्ट्र जो है जन्मांध थे और जब इनकी शादी हुई तो ये कहा गया कि भाई इन्होंने अपने पति के दुख को समझने के लिए कि भाई ये अंधे हैं, ये नहीं देख पाते, उनके कष्ट को महसूस करने के लिए उन्होंने आजीवन जो है
अपने आंख पर पट्टी दोनों आंखों पर पट्टी बांध के रखा। महाभारत सीरियल पहले आता रहा होगा, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, जानते होंगे बखूबी इसके बारे में। तो कहा जाता है कि जब हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर का जब जो है राज्याभिषेक हो रहा था, उसी समय वहां पर जो है भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे। और कहा जाता है कि उसी समय गांधारी ने जो है श्री कृष्ण को यह श्राप दिया कि जिस प्रकार से उन्होंने यह श्राप दिया कि आपकी वजह से कहीं ना कहीं जो है ये पूरा का पूरा महाभारत युद्ध हुआ, आप दोषी हैं और आपकी वजह से हमारे कुल का नाश हुआ, और मैं आपको श्राप देती हूं कि आपके कुल का भी नाश हो। और उसी के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि जो नगरी भगवान श्री कृष्ण ने बसाई थी द्वारिका, वो वहां पर क्या हुई, जो है पूरी समुद्र में समा गई, समाप्त हो गई। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और भी कई सारे इसमें कारण है कि भाई जब कुल समाप्त होने की बात हुई तो लोग वहां पर द्वारिका में आपस में लोग लड़ने लगे और आपस में फिर समाप्त हो गए। कई सारी कहानियां इसमें चीजें जो है मिली हुई हैं। दूसरा इसमें है कि विश्वामित्र और उसके साथ में, उनके साथ में जो है कोई कुछ और ऋषि और नारद जी जो है गए थे, कहां पर जो है द्वारिका गए थे। और वहां पर कहा जाता है कि कुछ लड़के जो थे, कुछ बच्चे जो थे, उन्होंने क्या काम किया, भगवान श्री कृष्ण के एक बेटे थे, उनको जो है महिला का रूप, जो है गर्भवती महिला का रूप धारण कराया और भगवान जो है उनके विश्वामित्र के सामने ले गए और कहा कि ये जो है गर्भवती महिला है, आप इनके बारे में बताइए कि ये जन्म कौन जन्म लेगा। तो कहा जाता है कि विश्वामित्र और अन्य ऋषियों ने इसे अपना अपमान समझा और श्राप दिया कि जो है यह कुल और यह जो है नगरी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसा हो गया कि भाई बाद में वो समाप्त हो गई। ऐसे कई सारी कहानियां हैं। एग्जैक्ट जो रीजन है वो अभी तक किसी के पास नहीं है, हालांकि इस पर खोज चल रही है। तो द्वारिका नगरी थी या नहीं थी, इस पर रिसर्च जारी है। और इसके पहले यानी कि अभी तो खोज ये शुरू हुई है, अभी मैं आके चर्चा करूंगा कि किन के द्वारा और कहां पर खोज हुई है। तो ये तो खोज अभी हो ही रही है, लेकिन इसके पहले भी वर्ष 2005 में 1985 के समथिंग भी द्वारिका जो नगरी है उसकी खोज की गई थी। द्वारिका कहां पर है, गुजरात में है, अरब सागर के तट पर है। तो ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। अब हम लोग आते हैं एक एक बिंदु पर चर्चा थोड़ा सा करते हैं। थोड़ा सा मैंने समराइज वे में आपको बता दिया कि क्या कहानी था। बाकी भगवान श्री कृष्ण, कौरव और पांडु वगैरह के बारे में आप बखूबी जानते होंगे, इसमें मुझे ज्यादा डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए। तो सेम वही पॉइंट कि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका से जुड़े इसके राज को एक बार फिर से सामने लाने के लिए जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसने खोज जो है शुरू कर दी है समुद्र में। द्वारिका के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो मैंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई हुई एक जो है अपनी नगरी है। और यह नगरी द्वारिका गुजरात के देवभूमि द्वारिका जिले में है। यह अरब सागर के किनारे बसा हुआ एक प्राचीन शहर है। कहा जाता है कि सबसे पुराने शहरों में सबसे प्राचीन अगर नगर है तो वो आपका द्वारिका है। द्वारिका को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। जब आदि शंकराचार्य ने 4 धाम स्थापित किए तो 4 धामों के पर वहीं पर जो है क्या किया, 4 मठों की स्थापना की। और कहा जाता है इन 4 मठों की जो स्थापना की गई वहां पर 4 जो है शंकराचार्य की भी जो है स्थापना की गई, मतलब 4 शंकराचार्य वहां पर स्थापित किए गए। और प्रमुख रूप से अगर आप देखेंगे हिंदू धर्म में तो इन्हीं चारों मठों के आधार पर 4 प्रमुख जो शंकराचार्य होते हैं, हालांकि आजकल तो बहुत सारे शंकराचार्य हो गए हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो है 4 शंकराचार्य माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को भी आप लोग, ठीक है। कुछ बातें हैं जो है द्वारका नगरी के बारे में। तो द्वारका को गुजरात की पहली राजधानी भी माना जाता है, आप ये भी जानते होंगे, ठीक है। और द्वारका नगरी को आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया, जैसा कि हमने आपको यहां पर बताया। दूसरा, द्वारका नगरी को सप्तपुरी यानी कि सबसे पवित्र प्राचीन नगर में से एक माना जाता है द्वारका नगरी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही इसको बसाया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नगरी के डूबने का कारण मैंने आपको बता दिया कि द्वारका नगरी के डूबने के कई प्रमुख कारण हैं। पहला कारण क्या है कि पहला कारण जो है गांधारी का श्राप और दूसरा ऋषियों का श्राप, जो कि अभी हमने आपको समझाया कि किस तरीके से इन दोनों के द्वारा ही कथाएं कही जाती हैं कि भाई ये 2 मुख्य कारण रहे होंगे। अलग अलग लोग जो है अलग अलग बातें करते हैं, 2 प्रमुख कारण इसके, हालांकि कई लोग कई अन्य कारण भी बताते हैं, लेकिन प्रमुख कारण जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है वो यही दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके आगे अब बात करते हैं कि जो 4 धाम जो स्थापना की गई आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा, वो 4 धाम, एक तो हो गया आपका द्वारिका गुजरात में अवस्थित है, बाकी 3 धाम कौन से हैं आप जानते होंगे और हमारे बड़े बुजुर्ग इसकी जो है यात्रा भी करते हैं। तो पहला हमारा कौन सा है, बद्रीनाथ है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। रामेश्वरम तमिलनाडु में स्थित है, यहां पर भी आप सभी लोग जाते होंगे, है ना, रामेश्वरम। और तीसरा द्वारिका गुजरात में है और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में स्थित है। ये 4 जो है हमारे हिंदू धर्म के खास जो है क्या कहे गए हैं, ये जो है 4 धाम कहे गए हैं, इसकी यात्रा लोग जो है करते हैं। तो ये भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसमें पंबन द्वीप
ये भी आप जानते हो कि पम्बन पुल, ठीक है। अब इसके बारे में महत्वपूर्ण बात हम लोग कुछ और करते हैं कि क्या कुछ इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आइए आगे हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उनको आप लोग नोट डाउन प्लीज करते रहिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाएंगे, जरूरी हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कि भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका से जुड़े इसके राज को एक बार फिर सामने लाने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है विभाग जो है उसने शुरू कर दी है खोज। समुद्र में डूबी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका के सभी पहलुओं और साक्ष्य जुटाने के लिए AASI यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खोज शुरू की है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट यह है कि किनके द्वारा, यानी कि अभी जो शुरुआत हुई है खोज की, वो उसमें लीडिंग पावर में कौन है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें AASI के जो अतिरिक्त महानिदेशक हैं वो कौन, प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी, इनके जो है नेतृत्व में 5 पुरातत्वविदों की एक टीम ने 18 फरवरी को द्वारिका तट पर जो है पानी के नीचे खोज शुरू कर दी, यानी कि समुद्र में खोज शुरू कर दी है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, इस टीम में कौन कौन है, इस टीम में निदेशक खुदाई एवं अन्वेषण HK नायक जी हैं, ध्यान रखिएगा। सहायक अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर अपराजिता शर्मा, पूनम विंद और राजकुमारी बारबिना ने प्रारंभिक जांच के लिए गोमती क्रीक के पास एक क्षेत्र का क्या किया है, चयन किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि AASI के अनुसार इस अन्वेषण के माध्यम से द्वारिका नगरी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक साक्ष्य जो है जुटाए जाएंगे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा, यार डूब गए तो डूब गए, काहे दिमाग लगाना, क्यों खोजना। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, विशेष तौर पर हमारी संस्कृति परंपराएं बहुत पुरानी रही हैं। आखिर मानव सभ्यता क्या रही है, क्या क्या हमने सीखा, क्या क्या हमारे पास उन्नत तकनीक थी हमारे पास, ये सब जानकारियां जब ऐसे साक्ष्य मिलते हैं तो उससे हमें जानकारियां मिलती हैं कि दरअसल हम पहले कितने उन्नत थे, है ना, ये जानकारी मिलती है। दूसरा, इसके बारे में कहीं ना कहीं हमारे जो है, ये तो एक बात हो गई कि भाई हम कितने उन्नत थे, ये हमें जो है जानकारी मिलेगी। दूसरा, हम कितनी पुरानी सभ्यताओं में से एक हैं, यह भी जानकारी हमें देखने को मिलती है। और कई अन्य खोजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हम आगे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, आगे हम विकास कर सकते हैं। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो आज जो हमारी स्मार्ट सिटी मिशन जिसको हम कहते हैं, ये स्मार्ट सिटी मिशन पहले सिंधु घाटी सभ्यता में देखी जा सकती है। चाहे वो जो उसका नगर नियोजन था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो ठीक कुछ इसी प्रकार से था जैसा कि अभी हम अपनी स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसकी हम बात करते हैं। तो अगर हम अपनी पुरानी चीजों को देखें, समझें, उस पर अगर हम रिसर्च करें तो हमें आगे बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम वेद पर रिसर्च करते हैं, वेद में इतनी सारी चीजें लिखी हुई हैं, इतने सारे जो है कहा जाता है कि जो वायुयान जो बनाया गया, ठीक है, शुकर बाबू तलपदे ने बनाया था, बाद में तो भैया ले गए अमेरिका वाले, है ना, जो दोनों भाई हैं उनके नाम हो गया था पेटेंट। तो कहा जाता है कि वेदों में कम से कम 500 प्रकार के विमान बनाने के 1000 तरीके दिए गए हैं, ऐसा बताया जाता है, लगभग इससे ज्यादा बड़ा आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम अपने वेद पर हम रिसर्च नहीं करते हैं। अगर संस्कृत पर रिसर्च की बात होती है, संस्कृत पर कुछ बात होती है, तो हमारे महान नेता लोग उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि भाई संस्कृत पर क्यों फोकस कर रहे हैं आप, जबकि सबसे वैज्ञानिक जो अगर वो भाषा है तो आपकी साइंटिफिक लैंग्वेज है तो वो आपकी संस्कृत है, ठीक है, जिसमें जो कहा जाता है वही लिखा जाता है, वही बोला जाता है, वही सुना जाता है। अदर लैंग्वेज में लिखा कुछ जाता है, पढ़ा कुछ जाता है, सुना कुछ और जाता है, ठीक है। तो ये बातें बहुत जरूरी है कि हमें अपने इतिहास के बारे में जानना जरूरी है, हमें अपनी संस्कृति सभ्यताओं के बारे में जानना जरूरी। इसलिए द्वारिका नगरी के बारे में खोज जो है जब होगी तो उससे कई अन्य चीजें भी हमें जानने को मिलेंगी उससे, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा AASI के नवीनीकृत अंडर वाटर पुरातत्व विंग, ये एक विंग है अपने आप में, कौन, ठीक है, नवीनीकृत अंडर वाटर पुरातत्व विंग, ये समुद्र में जो है गोताखोर, आप इनको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये समुद्र में जाकर के खोज करते हैं, ठीक है, को हाल ही में द्वारिका और वेट द्वारिका में अब तटीय सर्वेक्षण और जांच करने के लिए पुनर्जीवित किया गया कि भैया ऐसा है, अब तुम लोग जो है समुद्र में जाओ और देखो कि भैया मामला है क्या आखिर, ठीक है। दूसरा, अंडर वाटर पुरातत्व विंग जो है, इन्होंने 1980 के दशक से पानी के नीचे पुरातात्विक अनुसंधान में सबसे आगे रहा है। 2001 से विंग वंगाराम द्वीप लक्षद्वीप में है, जो कि महाबलीपुरम तमिलनाडु, द्वारिका गुजरात, लोकटक झील मणिपुर और एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र जैसे स्थलों पर अन्वेषण ये जो है क्या कर रहा है, यानी कि वहां पर भी अपनी रिसर्च कर रहा है। दूसरा,
इससे पहले अंडर वाटर पुरातत्व विंग ने 2005 से 2007 तक द्वारिका में अपतटीय और तटवर्ती खुदाई भी की थी। तो यह भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि अभी द्वारिका पर अभी से काम शुरू हुआ, इसके पहले भी गुजरात में काम इस पर हो चुका है। ठीक है, नौसेना और पुरातत्व विभाग की संयुक्त खोज पहले 2005, ठीक, फिर 2005 और 2007 में AASI के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाला था। यानी कि ऐसा नहीं है कि द्वारिका नगरी नहीं थी, लेकिन इस पर रिसर्च और खोज करना क्या है, बाकी है। ठीक है, दूसरा 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारिका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और लगभग 200 नमूने यानी कि 200 सैंपल भी जो है एकत्रित किए गए थे, कलेक्ट किए गए थे। कब? 2005 में, जब यह काम चल रहा था। तो यानी कि यह कोई नई बात नहीं है। जब यह साक्ष्य मिले तो यह बात तय हो गई थी, भाई देखो ऐसा है कि द्वारिका नगरी तो थी, लेकिन हमें इस पर व्यापक रिसर्च करना है। इसके अलावा गुजरात में कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारिका नगरी समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से पूरा विशेषज्ञों ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद समुद्र के भीतर उत्खनन का कार्य किया गया और वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला गया। ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा जो आपके पुरातत्वविद प्रोफेसर SR राव और उनकी टीम ने 1979 और 80 में समुद्र में 560 मीटर 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार की खोज की थी। ये देखो, ये पॉइंट आपके लिए सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। 1979 और 80 के दौरान में, यानी कि 1979 से 80 के दौरान में इनके तत्वाधान में जो है एक बड़ी दीवार जो है की खोज की गई थी। ठीक है, दूसरा, उस दौरान उन्हें वहां पर बर्तन भी मिले, ठीक है, जो 1528 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व के हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई कुछ तो रहा होगा। अगर इतने पुराने साक्ष्य अगर हमें मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो वहां पर रहा होगा निश्चित तौर पर। और 3000 तो बहुत कम लिखा है भाई साहब, इससे पुराने भी साक्ष्य वहां पर मिले होंगे। ठीक है, क्योंकि 2500-3000 साल पहले तो ये जो प्रमुख धर्म हम लोग देखते हैं वो आए थे। ठीक है, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के भी कई अवशेष उन्होंने खोजे और उस जगह पर उन्होंने खुदाई में कई रहस्य खोले जहां पर उन्होंने कुरुक्षेत्र का युद्ध भी हुआ था, वहां पर भी उन्होंने जानकारी उनकी प्राप्त की है। तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो जो हमारी पुरातत्व टीम है, जो पुरातत्व विभाग है, वो पुराने अवशेषों के माध्यम से पुराने नगरों, पुरानी सभ्यताओं, पुरानी संस्कृतियों पर काम कर रहा है और द्वारिका के बारे में भी जो है खोज अब शुरू हो गई है। भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी भ्रांतियां या जो भी चीजें हैं वो शायद क्लेरिफाई हो वहां पर, और बहुत सारे अवशेष मिलने पर जो है कई प्रकार की जानकारियां हमें देखने को मिलती हैं। तो अभी चूंकि ये चर्चाओं में रहा है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि एक बार हम लोग थोड़ा सा जान और समझ लेते हैं कि भाई क्या कुछ रहा है कांड इसमें, इसके पीछे। ठीक है, बाकी महाभारत युद्ध के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, और कहा जाता है इतिहास में कि महाभारत युद्ध वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा जो है महायुद्ध रहा है। और आप सोचिए कि भारत का पतन भी, कहा जाता है कि भारत का पतन भी महाभारत युद्ध के बाद से ही शुरू हो गया। आप खुद सोचिए कि जब दो भाई आपस में लड़ने लग जाएं तो न सिर्फ किसी जो है घर का पतन सुनिश्चित है, बल्कि किसी देश समाज का पतन भी सुनिश्चित है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी जमीन के लिए, कभी भी पैसे के लिए कोई भी टकराव हमें नहीं करना चाहिए। इस आर्टिकल से अगर हम शिक्षा लेना चाहें तो यह भी हम ले सकते हैं। हमें घर में बंटवारा या धन की लालच में हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारा परिवार, जिससे हमारा समाज बिखरे, टूटे और जिससे हमारे रिश्तों में क्या हो, दरार आए। पैसा कमाना ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे परिवार में विघटन उत्पन्न हो। अगर हमें थोड़ी सी जमीन कम मिल गई, किसी को थोड़ा ज्यादा मिल गई, अगर हमें पैसा कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, या अगर नहीं भी मिला, तो हमारे बाजुओं में, हमारे मस्तिष्क में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि हम स्वयं से उस जमीन को प्राप्त कर सके जो हमें चाहिए। मतलब जो बट गई उसको नहीं, बल्कि कहीं और चाहिए, हमें कहीं और हम ले सकें। हमें अपनी क्षमता का आकलन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, बजाय इसके कि भैया छोटे भैया तुमको ज्यादा मिल गया हमको कम मिला, या बड़े भैया तुमको ज्यादा मिल गया हमको कम मिला। ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होनी चाहिए। एक बात यहां पर महत्वपूर्ण मैं और भी कह दे रहा हूं कि जो सामाजिक जो विघटन है उसका सबसे बड़ा कारण
पारिवारिक विघटन ही होता है, क्योंकि आप जानते होंगे व्यक्तियों से परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है और समाज से बनता है देश। यदि व्यक्ति में ही दरार आ गई, व्यक्ति के मस्तिष्क में अगर दरार आ गई, तो उससे जो है भाइयों में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और थोड़े थोड़े पैसे की वजह से, थोड़ी थोड़ी कभी जेवरात की वजह से, कभी जमीन के टुकड़े को लेकर के, कभी जो है प्लॉट को लेकर के मतभेद मनभेद जो है होता रहता है और उसमें जो है विघटन होते हैं। तो ये स्थितियां नहीं हमारे भीतर होनी चाहिए, ये भी बात आपको क्या करनी है, विशेष तौर पर ध्यान देनी है। ठीक है, अब चूंकि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण चर्चाओं में रहा है, तो यहां से भी प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग क्या कहते हैं, रेडी कर लीजिएगा। तो अगर हम बात करेंगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, तो यह देश की सांस्कृतिक और विरासत संरक्षण और पुरातात्विक अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है अपने आप में। ठीक है, इसके लिए, और यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन भैया? ये आपका जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है ये। ठीक है, अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 1861 में ब्रिटिश सरकार ने इसकी स्थापना की थी, 1861 में, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से पूछा गया है। ठीक है, दूसरा, जो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसके पहले जो महानिदेशक हुए हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम हुए हैं, और ये वाला फैक्ट भी आपके एग्जाम में प्रश्न जो है यहां से पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये आज हमारे आर्टिकल का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको जानना जरूरी था। इस आर्टिकल से 2-3 बातें हम सीखते हैं। पहली बात तो हम ये सीखते हैं कि अगर कुछ पुरानी खोजें होती तो उससे हमारे संस्कृति, परंपरा और विरासत को जानने का मौका मिलता है, और द्वारका नगरी की खोज अभी शुरू हो गई है। और दूसरा, हमें यह भी सीखना है कि हमें जो है आपसी मतभेद नहीं रखना है, नहीं तो युद्ध महाभारत जैसा होगा और उसके बाद जो है सब समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद ही देश का पतन जो है शुरू हो गया था। मैं अपनी बात उस समय कर रहा था, और क्योंकि जब इतना बड़ा खून खराबा हुआ, कहा जाता है कि हमारे जो भी वेद पुराण शास्त्र थे, जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो खत्म हो गई, बहुत कुछ नाश हुआ, विनाश हुआ, और उसके बाद आप धीरे धीरे जानते हैं किस प्रकार से चीजें खराब होती हुई चली गई। फिर उसके बाद जो है मुस्लिम आक्रांताओं का जो है क्या कहते हैं आक्रमण हुआ। उसके बाद फिर इतने साम्राज्य, मुगल साम्राज्य से लेकर नए कितने कितने लोग आए, फिर अंग्रेज का जमाना आया और बहुत बुरी स्थिति हो गई देश की। और जाते जाते जो है अब कुछ मामला ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी देश की आजादी के बाद भी आज भी हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। चाहे वो बात भाषा के स्तर की हो, चाहे बात तो विचारधारा की हो, कहीं ना कहीं आज हम गुलामी की जंजीरों में हैं, क्योंकि हमें सही इतिहास, सही संस्कृति हमारे सामने नहीं रखी जाती। और इसके लिए टीचरों का भी योगदान बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब टीचर को खुद ही नॉलेज नहीं होती तो सामने वाले को क्या पढ़ाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। बाकी इस आर्टिकल में जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चारों धाम कहां पर हैं, ठीक है, चारों धाम की स्थापना किसने की थी, ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है, और महाभारत के कुछ पात्रों के बारे में भी जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। वहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके छोटा सा एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। भगवान कृष्ण की जो नगरी द्वारिका है वो किस राज्य में अवस्थित है? बहुत छोटा सा, बहुत कॉमन सा प्रश्न है। मैं बस देखना चाहता हूं कि आप एक्टिव होकर इसको देख रहे थे कि नहीं देख रहे थे, तो इसका रिप्लाई आप लोग जरूर कीजिएगा कि बताओ भगवान कृष्ण की नगरी जो द्वारिका है किस राज्य में अवस्थित है। ठीक है, तो आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। बाकी डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मेरा आता है, आप लोग उसको देखा करिए, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में जो है लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में, अगले एक आर्टिकल में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी, तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को
इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।